हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीबी श्रीवास्तव क्लासेस। हम इस वीडियो में इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत के चैप्टर 2 है ना को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, है ना, जो है मैकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मैकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबा दें। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। 1934 में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया जो था, ये सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया, मतलब किसने सबसे पहले इसको पुट फॉरवर्ड किया, तो एम एन रॉय ने, है ना। बोला कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम आज़ाद होंगे तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हम खुद लिखेंगे, और वो कौन लिखेगा? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लिखेगा। 1934 में ये आइडिया किसने दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का? तो एम एन रॉय, जो कि एक कम्युनिस्ट मूवमेंट के मतलब पायनियर थे, है ना। 1935 में आईएनसी ने, है ना, डिमांड किया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, है ना। फर्स्ट टाइम कांग्रेस ने 1935 में, है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की, जो कि क्या लिखेगा? कॉन्स्टिट्यूशन लिखेगा इंडिया का। ठीक है, 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के बिहाफ में, है ना, ये डिमांड किया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो फ्रेम करेगी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, है ना, वो इलेक्ट होगी किसके बेसिस पे? एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेसिस पे, मतलब एडल्ट फ्रेंचाइजी के मताधिकार पे ये, है ना, बेसिस पे ये क्या होगी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, है ना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर्स आएंगे वो कैसे आएंगे? तो इलेक्ट होके आएंगे, जिसको डायरेक्टली पीपल्स क्या करेंगे? इलेक्ट करेंगे, और वो फिर यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आएंगे। ऐसा किसने बोला? 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के बिहाफ में ऐसा कहा। ठीक है, फाइनली ये डिमांड एक्सेप्ट किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा इन द फॉर्म ऑफ अगस्त ऑफर 1940 के अगस्त ऑफर के रूप में ब्रिटिशर्स ने इस डिमांड को एक्सेप्ट किया। ठीक है, 1940 में सर स्टैफर्ड क्रिप्स, एक जो मेंबर थे कैबिनेट के, ठीक है, वो इंडिया आए, है ना, और ये बोले इंडिया में कि हम क्या करेंगे, है ना। इन्होंने ड्राफ्ट प्रपोजल, ये जो स्टेफर्ड क्रिप्स थे मेंबर ऑफ कैबिनेट, ये इंडिया में आए। क्या क्या क्यों आए? तो ये ड्राफ्ट प्रपोजल ब्रिटिश गवर्नमेंट का लेके आए कि कैसे फ्रेम होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका एक ड्राफ्ट ये तैयार करके इंडिया लेके आए थे, जिसको कब अडॉप्ट करना था? वर्ल्ड वार 2 के बाद, है ना। इन्होंने उसी समय नहीं बोला कि वर्ल्ड वार 2 जब ख़त्म हो जाएगी तब हम क्या करेंगे, इस फ्रेमवर्क पे काम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्रिप्स क्रिप्स प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया गया मुस्लिम लीग के द्वारा, क्योंकि ये क्या मांग रहे थे? दो ऑटोनॉमस स्टेट की डिमांड कर रहे, दो ऑटोनॉमस कंट्री की डिमांड कर रहे थे। ठीक है, एक जो मुस्लिम कंट्री की, जहाँ पे मुस्लिम की मेजोरिटी हो, ठीक है, एंड दूसरा इंडिया। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन प्रपोजल को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, फाइनली कैबिनेट मिशन इंडिया में भेजा गया 1946 में। ठीक है, जिसने दोनों मतलब इसने दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो आइडिया थी उसको तो रिजेक्ट कर दिया, लेकिन ये स्कीम रखा कि मतलब है ना, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात तो कही। ठीक है, जो कि दोनों सेटिस्फाइड हो गए, मुस्लिम लीग भी और आईएनसी दोनों से सेटिस्फाइड थे, है ना। और ये कैबिनेट मिशन के तहत ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया गया 1946 में। ठीक है, कॉम्पोजिशन क्या था? जो 1946 नवंबर 1946 में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ, उसमें कॉम्पोजिशन क्या था? इसमें टोटल सीट जो थे 389 थे। ठीक है, जिसमें से 296 सीट ब्रिटिश इंडिया को दी गई थी। ठीक है, 93 सीट प्रिंसली स्टेट्स को दी गई थी। ठीक है ना। उस 296 सीट्स जो ब्रिटिश इंडिया को दी गई थी, उसमें से 292 मेंबर कहाँ से इलेक्ट की जाएंगे? इलेक्ट की जाएंगे गवर्नर्स प्रोविंसेस से, और 4 कहाँ से प्रोविंस किए जाएंगे? तो कमिश्नर्स प्रोविंसेस से, है ना, इलेक्ट किए जाएंगे। ठीक है, ईच प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट को, है ना, एलोकेट किया गया था सीट, है ना। कौन से बेसिस पे? तो उनके पॉपुलेशन के बेसिस पे क्या किया गया था? सीट को का एलोकेशन यहाँ पे किया गया था। उस समय एक सीट, है ना, 1 मिलियन लोगों पे एक सीट प्रोवाइड किया गया था। ठीक है, 1 मिलियन लोग पीपल पे 1 सीट प्रोवाइड किया गया था। ठीक है, सीट को रिजर्व किया गया था 3 भागों में, मुस्लिम, सिख और जनरल, है ना। मुस्लिम सिख को छोड़ दें तो जनरल में सभी आ जाते थे, एक्सेप्ट मुस्लिम और सिख को। ठीक है, तो 3 भागों में डिवाइड किया गया था, है ना, कम्युनिटीज को, मुस्लिम, सिख और जनरल, और 3 भाग पे ही इलेक्शन, मतलब 3 ये पे ही इलेक्शन हुआ। ठीक है,
जो रिप्रेजेंटेशन हुआ है ना इलेक्टेड मेंबर का, इनका जो इलेक्शन हुआ, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर का इलेक्शन कैसे हुआ, जैसे अभी राज्यसभा के मेंबर का इलेक्शन होता है, ठीक है, उनको इलेक्ट कौन किए, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव के जो मेंबर्स थे उन्होंने क्या किया, इलेक्ट करके उन लोगों को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भेजा। और कौन सी विधि से इन्होंने इलेक्ट किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर को, प्रोपोर्शनल, तो वो मेथड था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इस मेथड के द्वारा इन्होंने, है ना, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर को इलेक्ट करके, है ना, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए चुना, ठीक है। रिप्रेजेंट जो प्रिंसली स्टेट से जो रिप्रेजेंटेशन थे 93 वो लोग का, उनको डायरेक्टली नॉमिनेट किया जाना था प्रिंसली स्टेट के द्वारा। जो वहाँ का राजा थे वो क्या करते, उस इंसान को डायरेक्टली नॉमिनेट करके कहाँ भेज देते, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भेज देते, ठीक है। तो इस ये कहा जा सकता है कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो था वो पार्टली इलेक्टेड था और पार्टली नॉमिनेटेड था, है ना। प्रिंसली स्टेट से नॉमिनेट होकर लोग गए थे, और जो प्रोविंशियल स्टेट, प्रोविंशियल वाले एरिया थे वहाँ से, प्रोविंसेस थे वहाँ से क्या हुआ था, इनडायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से वो कंस्टिट्यूएंट असेंबली तक गए थे, ठीक है। चूँकि कंस्टिट्यूएंट असेंबली का जो इलेक्शन था वो डायरेक्ट नहीं था, है ना, डायरेक्ट नहीं था, इनडायरेक्ट था, लेकिन फिर भी, है ना, असेंबली में सभी मतलब कम्युनिटी के लोग वहाँ पे देखने को मिले, हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, एंग्लो इंडियन, इंडियन क्रिश्चियन, एससी, एसटी, वुमेन, सभी सेक्शन के लोग कंस्टिट्यूएंट असेंबली में मौजूद थे, ठीक है। असेंबली में, कंस्टिट्यूएंट असेंबली में सभी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज थे इंडिया के, एक्सेप्ट महात्मा गांधी। महात्मा गांधी उस कंस्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं थे, ठीक है। कंस्टिट्यूएंट असेंबली का वर्किंग वर्किंग ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। दिसंबर 9 1946 को कंस्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग बुलाई गई, है ना। मुस्लिम लीग के द्वारा इसे बॉयकट की गई इस मीटिंग को, ठीक है, क्योंकि वो सेपरेट स्टेट एक पाकिस्तान की डिमांड कर रहे थे, ठीक है। मीटिंग को अटेंड किया गया था 211 लोगों के द्वारा ही। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे, है ना, उनको टेम्प्रोरी प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली के रूप में उनको इलेक्ट किया गया, ठीक है। ये फ्रेंच प्रैक्टिस है कि जो ओल्डेस्ट मेंबर होते हैं उनको क्या किया जाता है, टेम्प्रोरी प्रेसिडेंट असेंबली का बनाया जाता है, इलेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, और जो कि ओल्डेस्ट मेंबर थे, इनको टेम्प्रोरी प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली इलेक्ट किया गया, ठीक है। 2 दिन बाद ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर और 1946 को ही क्या किया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट के रूप में घोषित कर दिया गया, और एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णम चारिया को, है ना, चारी को वाइस प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट किया गया कंस्टिट्यूएंट असेंबली का, ठीक है। तो कंस्टिट्यूएंट असेंबली के 2 वाइस प्रेसिडेंट थे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, है ना, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है, दिसंबर 13 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन असेंबली में लेके आया, ठीक है, जिसमें किस, है ना, जो क्या थी, फंडामेंटल और फिलोसॉफिकल बातें थी कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर की, ठीक है। इसमें क्या कहा गया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में, कि इंडिया क्या होगा, इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक होगा, ठीक है, पूरी तरीके से ये क्या होगा, आज़ाद होगा, ठीक है, और सॉवरेन रिपब्लिक होगा ये, ठीक है। दूसरी बात इसमें कही गई थी, इसमें जो टेरिटरीज को डिफाइन करी गई थी कि इंडिया में, इंडिया किन किन टेरिटरीज से मिलके बना है, तो ब्रिटिश इंडिया जो भी पोजेस करते थे टेरिटरीज उनको, ठीक है, या फिर जो इंडियन स्टेट्स के थे टेरिटरीज, है ना, या फिर कोई और दूसरे भी टेरिटरी जो इंडिया में मिलना चाहते थे वो भी मिल सकते हैं इंडिया में। और इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में जो है ना टेरिटरीज को भी डिफाइन किया गया था। इन्होंने बताया था कि जितने ही पावर है ना, या फिर ऑथोरिटी और सॉवरेन इंडिया को मिले हैं, तो वो कहाँ से मिले हैं, उनका मेन सोर्स कौन सा है, तो लोग, पीपल्स से ये निकल के आ रहा है, ठीक है, क्योंकि डेमोक्रेसी, है ना, पीपल्स से ही चलती है, ठीक है। इन्होंने गारंटी किया और सिक्योर किया कि सभी को जस्टिस मिलेगी, चाहे वो सोशल हो, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, सभी को इक्वलिटी दी जाएगी, है ना, चाहे वो स्टेटस की, अपॉर्चुनिटी की हो, या फिर बिफोर लॉ हो, सभी को फ्रीडम दी जाएगी, थाउट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फैथ की, वर्शिप की, वोकेशन की, एसोसिएशन की एंड एक्शन की, ठीक है, सब्जेक्ट टू लॉ एंड पब्लिक मॉरलिटी। कुछ इसमें समथिंग कुछ एक्सेप्शंस भी रहेंगे, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन में कही गई, ठीक है। इन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के माध्यम से ये भी कहा कि एडिक्वेट सेफगार्ड प्रोवाइड की जाएगी माइनॉरिटीज़ के लिए,
है ना, या फिर बैकवर्ड्स को, ट्राइबल एरिया को, या फिर डिप्रेस्ड क्लास को, या फिर बैकवर्ड क्लास को कुछ एडिक्वेट सेफ गार्ड दी जाएगी, जिसके अंतर्गत ही क्या देखने को मिला, रिजर्वेशन सिस्टम देखने को मिला। ठीक है, ये बोले कि हम इंडिया की इंटीग्रिटी को, जो है अखंडता को क्या कर रखेंगे, हम मेंटेन रखेंगे। ठीक है, हम कभी इसे टूटने नहीं देंगे, चाहे वो लैंड वाली एरिया हो, सी वाली एरिया हो, एयर वाली एरिया हो, हम सभी की अखंडता बनाए रखेंगे। और हम क्या, हम पहले से ही शांति प्रिय वाले देश हैं, तो हम क्या करेंगे, पीस, वर्ल्ड पीस और वेलफेयर को हम क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। ये सारी बातें किसमें लिखी थी, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसके 13 दिसंबर 1946 को, है ना, 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लाया गया, जो क्या था, एक फंडामेंटल फिलोसॉफिकल स्ट्रक्चर था कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, इस रेजोल्यूशन को 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट कर लिया गया। ठीक है, और यही ये क्या था ना, एक प्रस्तावना के रूप में था, है ना, इसके बेसिस पे ही क्या किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया। ठीक है, तो है ना, और इसका मॉडिफाइड फॉर्म आज के हम किसके रूप में देखते हैं, तो प्रियम्बल के रूप में देखते हैं। प्रियम्बल जो है ना, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के क्या है, मॉडिफाइड रूप है। ठीक है, जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था 1947, उसके द्वारा क्या चेंजेस लाई गई, क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो पहले ही बन गई थी, 1946 में ही बन गई थी। लेकिन जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 था, वो जब आया 1947 में, बाद में आया, तो उसने क्या चेंजेस किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ठीक है, जो कि रिप्रेजेंटेटिव थे प्रिंसली स्टेट के, जो बाहर रहे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से, वो क्या कर लिए, इनको ज्वाइन कर लिए। 28 अप्रैल 1947 को केवल 6 स्टेट से ही क्या थे, असेंबली में रिप्रेजेंटेशन था। लेकिन जैसे ही माउंट बेटन प्लान एक्सेप्ट किया गया जून 3 1947 के, लगभग लगभग सभी स्टेट्स, है ना, इंडिया को ज्वाइन कर लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। ठीक है, द मेंबर्स ऑफ द मुस्लिम लीग फ्रॉम द इंडियन डोमिनियन ऑल्सो एंटर्ड द असेंबली। जो मेंबर्स थे मुस्लिम लीग के, इंडियन डोमिनियन के, वो भी असेंबली में इंटर हुए। ठीक है, जो 1947 वाले एक्ट के तहत जो चेंजेस देखने को मिले हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, वो क्या थी, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या अब हो गई, अब फुली सॉवरेन हो गई, है ना। पहले तो ब्रिटिश के अंदर ही काम कर रही थी, लेकिन अभी क्या हो गई, फुली सॉवरेन बॉडी हो गई। ठीक है, और ये क्या हो गई, एक लेजिस्लेटिव बॉडी हो गई। लॉ भी अब कौन बनाएगा, यही बनाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन तो ये लिखेगी ही लिखेगी, लेकिन ये क्या करेगी, लॉ भी बनाएगी। ठीक है, एक पार्लियामेंट के रूप में भी ये काम करेगी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक पार्लियामेंट के रूप में भी काम करेगी। ठीक है, जब भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बैठक होती तो उसको प्रिजाइड किसके द्वारा किया जाता था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया जाता था। लेकिन जैसे ही लेजिस्लेटिव बॉडी के रूप में ये काम करती थी, जब भी ये पार्लियामेंट का काम करती थी, तब इसको प्रिजाइड कौन करते थे, जीवी मालवाड़कर, जो कि क्या थे, स्पीकर थे। ठीक है, और ये फंक्शन कब से शुरू किया गया था, 26 नवंबर 1949 से, है ना, सॉरी, ये फंक्शन कंटिन्यूड रहेगा 26 नवंबर 1949 तक, है ना, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन बनना ख़त्म नहीं हो गया। ठीक है, मुस्लिम लीग को 1947 के एक्ट के द्वारा उनको क्या मिल गया था, एक नए स्टेट मिल गया था। ठीक है, तो जो टोटल स्ट्रेंथ थी, है ना, वो घट के कितनी हो गई, 299 हो गई। ठीक है ना, जो कि पहले कितनी थी, 389 थी, है ना, वो घट के कितनी होगी, 299 होगी, क्योंकि यहाँ से मुस्लिम लीग निकल गए थे, या फिर पाकिस्तान जो है ना, ये हमसे कट गया था। ठीक है ना, ठीक है, एंड फाइनली जो स्ट्रेंथ था 296 का, वो भी घट के 29 हो गया, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स जो है ना, 93 जो थे पहले, वो अब घट के कितने हो गए थे, 70 हो गए थे। ठीक है, कुछ और फंक्शन जो कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के अलावा परफॉर्म किया गया, वो कौन कौन से थे यहाँ पे, तो इन्होंने रेटिफाइड किया इंडियाज मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ का जो इंडिया का मेंबरशिप था, इन्होंने इसको रेटिफिकेशन किया मई 1949 में। ठीक है, इन्होंने अडॉप्ट किया नेशनल फ्लैग को जुलाई 22 1947 में। इन्होंने अडॉप्ट किया नेशनल एंथम को जनवरी 24 1950 में। ठीक है, इन्होंने अडॉप्ट किया नेशनल सॉन्ग जनवरी 24 1950 में। इन्होंने इलेक्ट किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, है ना, कब, जनवरी 24 1950 में। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो थी ना, वो टोटल 11 सेशंस हुई, है ना, कितने समय में, 2 साल 11 महीने और 18 दिन में ये 11 सेशंस देखने को मिली हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। ठीक है, जिसमें इन्होंने 60 अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को खंगाला, और उसके आधार पे ही क्या बनाया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया।
उसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो उसके बाद ड्राफ्टिंग की, कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्राफ्टिंग कमेटी को दी गई, जिसके चेयरमैन बी आर अम्बेडकर थे। वो और उनकी टीम ने इसको कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया कितने दिन में, 114 दिन में, ठीक है। और टोटल खर्च जो आई थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में 64 लाख के लगभग थी, ठीक है। फाइनली 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की फाइनल सेशन देखने को मिली, ठीक है। और है ना, प्रोविजनल पार्लियामेंट कंटिन्यूड हुई 26 जनवरी 1950 से, जब तक कि पहला जनरल इलेक्शन 1951-52 में हो नहीं गया, है ना। तब तक क्या था, ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ही क्या थी, कंटिन्यूड रही, प्रोविजनल पार्लियामेंट के रूप में कंटिन्यूड रही 26 जनवरी 1950 के बाद से, ठीक है। कब तक, जब तक कि पहला इलेक्शन जनरल इलेक्शन नहीं हो गया, ठीक है। पहला जनरल इलेक्शन 51-52 में हुआ था। कुछ जो कमिटी जो थी और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जो मेजर कमिटीज़ थी वो यहाँ पे, यूनियन पावर कमेटी किसके पास थी, जवाहरलाल नेहरू के पास थी। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी किसके पास थी, जवाहरलाल नेहरू के पास थी। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी किसके पास थी, सरदार पटेल के पास थी। ड्राफ्टिंग कमेटी किसके पास थी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के पास थी। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटीज, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया, ये किसको दिया गया था, सरदार पटेल को दिया गया था, ठीक है। कुछ सब कमिटीज़ थी इनकी, जैसे फंडामेंटल राइट सब कमिटी, ये किसको दी गई थी, जे बी कृपलानी। माइनॉरिटी सब कमिटी एच सी मुखर्जी को दी गई थी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया एंड असम एक्सक्लूडेड एंड पार्सली एक्सक्लूडेड एरिया सब कमिटी गोपीनाथ बारदौली को दी गई थी, ठीक है। एक्सक्लूडेड एंड पार्सली एक्सक्लूडेड एरिया अदर देन दोजिन आसाम सब कमिटी ए बी ठाकुर को दी गई थी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया सब कमिटी, है ना। रूल ऑफ, एक मिनट, ये नहीं, रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दी गई थी। स्टेट कमेटी, कमेटी फॉर नेगोशिएट विद स्टेट, जवाहरलाल नेहरू को दी गई थी। स्टेयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दी गई थी, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी जिसने जो वो है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कमेटी थी, ठीक है। इसका गठन कब किया गया था, अगस्त 1947 को किया गया था, ठीक है। और इसको टास्क क्या दिया गया था कि जो नया नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, उसको ये क्या करेगी, ड्राफ्ट करेगी। इसमें 7 मेंबर्स थे, जैसे एक पहले थे बी आर अम्बेडकर जो इसके चेयरमैन थे, दूसरे एन गोपाल स्वामी नागर थे, तीसरे है ना अल्लादी कृष्ण स्वामी आयर थे, उसके बाद डॉक्टर के एम मुंशी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, एम माधवन राव थे जिन्होंने रिप्लेस किया था बी एल मित्तल को, क्योंकि उन्होंने रिजाइन कर दिया था उनकी तबीयत खराब होने की वजह से, ठीक है। और सातवें थे टी टी कृष्णम्माचारी, है ना, जो कि डी पी खेतान को इन्होंने रिप्लेस किया था क्योंकि उनकी डेथ हो गई थी 1948 में, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी ने 6 महीने से भी कम का समय लिया और कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार कर रख दिया 141 दिनों में ही, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन जब एडप्ट हुई हमारे इंडिया की तो उस समय नवंबर 26 1949 में, तो इसमें एक प्रियम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स इसमें थे, ठीक है ना। प्रियम्बल को सबसे लास्ट में इनेक्ट किया गया, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट होने के बाद प्रियम्बल को क्या किया गया था, इनेक्ट किया गया था। इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का इन्फोर्समेंट कब किया गया, ठीक है। सिटीजनशिप इलेक्शन या फिर प्रोविजनल पार्लियामेंट, टेम्पोररी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन या फिर शॉर्ट टाइटल, जो आर्टिकल 5 6 7 8 9, है ना, 63 24 36 66 367 379 380 381 392 एंड 393 में थे, है ना। वो तो फोर्स नवंबर 26 1949 को ही आ गए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये पार्ट थे, बिना इनके तो गवर्नमेंट चलता ही नहीं। लेकिन जो रिमेनिंग पार्ट जो बचे हुए थे, इनको छोड़ने के बाद जो भी पार्ट बचे हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो कब से फोर्स में आए, जनवरी 26 1950 से ये फोर्स में आए, ठीक है। जिस दिन, है ना, जनवरी 26 ही क्यों, तो जनवरी 26 1930 को, है ना, जनवरी 26 1930 को, है ना, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा डिक्लेयर किया गया था कि उस दिन की हम क्या सेलिब्रेट करेंगे, पूर्ण स्वराज को सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। ये उन्होंने कब कहा था, जब आईएनसी का लाहौर सेशन जो 1929 का दिसंबर में चल रहा था, कहाँ पे, लाहौर में, ठीक है, रावी नदी के किनारे। तो उन्होंने कहा था कि हम जनवरी 26 1930 को हम क्या मनाएंगे, पूर्ण स्वराज डे मनाएंगे। और इसी की याद में हम जनवरी 26 को जो बाकी जितने भी पार्ट बच गए थे, है ना, उनको हम क्या किए, 26 जनवरी 1950 को इम्प्लीमेंट किए, फोर्स में लाए, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन का इम्प्लीमेंटेशन होते ही इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो था वो ख़त्म हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था वो भी ख़त्म हो गया,
ठीक है। लेकिन प्राइवी काउंसिल ऑफ जुरिस्डिक्शन जो थी वो कंटिन्यूड रही, है ना, वो बहुत बाद में जाके क्या किया गया, उसको ख़त्म किया गया। ठीक है, तो है ना हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट होता है। ठीक है, थैंक यू, सब्सक्राइब द चैनल, स्टे ट्यून्ड।